नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम और आज का विषय है सुसाइड सेंटर क्यों बना कोटा। दरअसल हाल ही में एक के बाद एक सुसाइड की दो घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। ये दोनों छात्र कोटा के शिक्षण संस्थानों में नीट की तैयारी कर रहे थे। 17 वर्षीय आविष्कार शंबाजी कासले, जिसने दोपहर करीब 3:15 पर जवाहर नगर सेंटर में अपने कोचिंग सेंटर की 6ठी मंजिल से छलांग लगा दी और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। विज्ञान नगर के सीईओ ने कहा कि कासले ने दोपहर के सत्र में कोचिंग संस्थान की 3री मंजिल पर नियमित परीक्षा दी और उसके तुरंत बाद इमारत की 6ठी मंजिल से करीब 72 फीट नीचे छलांग लगा दी। वहीं शंबाजी कासले की मौत के ठीक 4 घंटे बाद, यानी अभी 4 घंटे का वक्त ही बीता था, ठीक 4 घंटे बाद एक और दुखद खबर सामने आई। 18 वर्षीय आदर्श राज ने शाम करीब 7 बजे कुन्हाड़ी पुलिस थाना क्षेत्र में अपने किराए के फ्लैट में फांसी लगा ली। इन दो बच्चों के सुसाइड केस के वर्ष 2023 में खुदकुशी करने वाले छात्रों की संख्या 22 पर पहुंच गई। कोटा, जो कभी मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए तपस्या का एक केंद्र माना जाता था, बच्चों के मन में ही नहीं बल्कि उनके माता पिता के मन में भी कोटा का स्थान शिक्षा के तीर्थस्थल के तौर पर बसा हुआ था। किसी भी माता पिता की संतान कोटा में जब होती थी तो माता पिता गर्व से कहते थे कि उनका बच्चा कोटा में तैयारी कर रहा है। कोटा जिसे सफलता का केंद्र माना जाता था, लेकिन हाल के दिनों में सुसाइड की घटनाओं ने कोटा को सुसाइड सेंटर बनाकर रख दिया। जिस शिक्षा केंद्र पर गर्व किया जाता था वो अब शिक्षा केंद्र अब खौफ का पर्याय बनता जा रहा है। माँ बाप के मन में एक डर पैदा हो गया है कि उनका बच्चा यहाँ शायद महफूज नहीं है। हाल में जिन छात्रों ने सुसाइड किया, इनमें से एक छात्र बिहार के रोहतास जिले का रहने वाला है, जो कि बीते 1 साल से कोटा के एक कोचिंग सेंटर में नीट यूजी की तैयारी कर रहा था। वो अपनी बहन और चचेरे भाई के साथ किराए के 2 BHK फ्लैट में रहता था, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक किसी भी छात्र के कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। इन घटनाओं ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर क्यों कोटा सुसाइड केंद्र बनता जा रहा है, इन छात्रों ने क्यों मौत को गले लगा लिया। ये सारे सवाल कचोटते हैं, क्योंकि जिन बच्चों को लेकर माँ बाप सोचते हैं, अपनी ज़िंदगी के सपने संजोते हैं, वो अगर इस तरह से अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें तो निश्चित तौर पर ये शर्मनाक हो जाता है और बड़ा दुखद रहता है। अब कैसे आप देख रहे हैं कि एक तो क्या है कि रात दिन मोबाइल देखना, इससे लोगों में क्या है, नौजवानों में डिप्रेशन बढ़ रहा है। पहले क्या है कि आदमी परिवार के बीच में बैठता था, बात करता था, रास्ता बताता था आगे का। थोड़ा अध्यात्म छोड़ें, गंदे लोगों का साथ, सोसाइटी छोड़ें। ये ज्यादातर जो है ना, गंदी संगत के साथ बैठेंगे तो फिर इस तरह की भावनाएं पैदा होती है। मैं चाहता हूं कि आप लोग अच्छी सोसाइटी में रहे, अच्छा सोच रखें, पॉजिटिव सोच रखें, क्योंकि आप जानते हो कि हमारा देश 140 करोड़ का है। यहाँ गरीबी भी है, अमीरी भी है, मध्यम वर्ग के लोग भी हैं। तो ये सोसाइटी के पीछे बहुत सारे रीजन काम करते हैं। कई बार डिप्रेशन में आदमी आ जाता है। तो हम तो यही अपील करेंगे स्टूडेंटों को कि आप अपनी पढ़ाई करें, ताकि आप लोग आने वाले इस देश का आप भविष्य हो। तो सुसाइड केंद्र क्यों बन रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है, छात्रों में ये डिप्रेशन क्यों, किस वजह से आ रहा है, क्या जहां पर छात्र रह रहे हैं वहां पर कोई तकलीफ है, ये तकलीफ छात्र जाकर कहें तो किससे कहें, और ये चीज़ें क्यों पनप रही हैं छात्रों के मन में। इन सारे सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। 2 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। मीना व्यास जी, मीना व्यास पटेल पूरा नाम है आपका, और मनोचिकित्सक हैं आप। बहुत बहुत स्वागत करते हैं मीना जी आपका। और इसके साथ ही सोहेल अली साहब डायरेक्टर हैं क्रेस्ट एकेडमी कोटा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मीना जी आपके पास हम आएंगे, लेकिन उससे पहले सोहेल जी से एक सवाल हम ज़रूर करना चाहेंगे। सोहेल अली, ये जो घटनाएं हैं, जितने भी वहाँ पीजी बने हैं, 2 BHK फ्लैट में बच्चे स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं, क्या केंद्रों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि छात्रों को थोड़ा ध्यान में रखें, उनकी गतिविधियों पर ध्यान रखें? क्या सिक्योरिटी का ये मामला है? क्यों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं? सर देखिए, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पीजी में रहते हैं या हॉस्टल्स में रहते हैं, तो वो काफ़ी अभी छोटे स्टूडेंट्स हैं, 15 से 18 साल की उनकी उम्र होती है, और उनको ऐसा मॉनिटरिंग भी की जाती है, हॉस्टल्स की तरफ से भी की जाती है, और जो पीजी ओनर्स होते हैं वो भी उनकी मॉनिटरिंग करते हैं। मतलब
पर्टिकुलर टाइम पर ही वो बाहर जाते हैं, वापस अंदर आ जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि नाइट में वो लंबे समय तक बाहर रुकते हैं। तो मॉनिटरिंग बच्चों की अच्छी तरीके से की जाती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी कुछ गलत संगत में पड़ जाते हैं, अगर सपोज डेट, या फिर वो किसी रीज़न की वजह से, चाहे उनकी स्टडी प्रॉपर नहीं हो रही है, इस वजह से अगर सपोज डेट वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनका बैकलॉग्स क्रिएट हो चुका है, अब उनको डर सताने लगा है कि वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं उनका डिप्रेशन बढ़ता जाता है। और जो रीज़न होता है सुसाइड का, आई थिंक वो यही होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ में जो सुसाइड करते हैं वो किसी रीज़न की वजह से करते हैं। लेकिन इसमें पीजी ऑनर्स और जो हॉस्टल्स के हैं वो तो अपनी तरफ से काफ़ी अच्छी तरीके से इम्पोर्टेंट अपनी भूमिका निभाते ही हैं। लेकिन जिस तरह की घटना आई है कि सुसाइड कर लिया एक कमरे के अंदर, तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर होती हैं तो केंद्र का नाम भी ख़राब होता है और कहीं ना कहीं जहाँ पर वो बच्चा ठहरा है उसका भी नाम ख़राब होता है। जी तो सर, इन पर देखिए, कैसे लगाम अगर लगेगी? कोई बच्चा डिप्रेशन में है तो सबसे फर्स्ट वो जो डिस्कस करता है वो अपने फ्रेंड से करता है। फिर फ्रेंड्स के बाद में अगर उसको कोई डिस्कस करने के लिए अच्छा लगता है तो वो अपने जरूर टीचर से करता है। टीचर से भी बहुत सी बार बच्चा खुल के डिस्कस कर लेता है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर फिर टीचर से भी वो बात नहीं कर पाता है तो उसके पास में थर्ड एंड लास्ट ऑप्शन जो बचता है, जिसमें बहुत सी बार बच्चे झिझकते भी हैं, वो होते हैं पेरेंट्स। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यहाँ रह रहे होते हैं उनके पेरेंट्स काफी लंबे टाइम तक उनसे मेटअप नहीं कर पाते, मिलते ही नहीं है, मतलब 2-4 महीने तक आते ही नहीं है पेरेंट्स। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को ये जो आपने कहीं बात कही है नहीं ना सोहेल साहब, ये बड़ी बात है और ये मुझे लग रहा है कि बेहतर तरीके से मीना व्यास जी ही समझा पाएंगे हमको, क्योंकि वो एक मनोचिकित्सक भी हैं। मीना जी, एक बहुत बड़ी बात की कि लंबा अंतराल बीत जाता है, पेरेंट्स बच्चों से बात नहीं कर पाते हैं, इंटरेक्शन उनका नहीं होता है। क्या यही वजह है डिप्रेशन में जाने की बच्चों की? या जहाँ पर छात्र छात्राएं रहते हैं वहाँ पर हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि समय पर उनकी काउंसलिंग भी होती रहे, कि अगर कोई बच्चा कहीं असफल हो जाता है, मार्क्स कम हो जाते हैं, या उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, इन सारी बातों को कैसे समझा जा सकता है? क्योंकि इन दो घटनाओं ने सोचने पर मजबूर कर दिया है, माँ बाप के मन में एक डर बैठता जा रहा है, और साथ ही कोटा जो है, जो शिक्षा का स्वर्ग कहा जाता है, वो अब बदनाम होने लगा है। जी नमस्कार। सबसे पहले अहम बात पे गौर करिए कि एज, छात्र की एज, और दूसरा जब वो सुसाइड करता है तो वो जगह। अगर बच्चा मैं ये चीज को मानती नहीं हूँ कि बच्चा घर से दूर हो गया है, तो हम सब यही सोचते हैं पहले कि वो डिप्रेशन में आ गया होगा, बोल नहीं पाता है, ये सारी चीजें हम सोचते हैं। लेकिन डिप्रेशन में क्यों आता है जी? ऐसा क्या माहौल बन जाता है जो उसकी सारी पॉजिटिविटी को जीरो कर देता है? ठीक बात। उसके आसपास ऐसा क्या एनवायरनमेंट है, कैसे लोग हैं जो क्या उसके साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा सुसाइड की ओर चला जाता है। देखिए, पहली बात तो ये कि जो मानसिकता है, जो इंसान सुसाइड करता है वो उसकी जो पॉजिटिविटी होती है वो पूरी जीरो हो जाती है। वो यही सोचता है कि ये सिर्फ यही रास्ता बच गया है और कोई रास्ता नहीं है, और मेरे जीने से आगे का जो मेरा जो सर्कल है उसमें मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, ये सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो हमें पहले ये सोचने की जरूरत है कि बच्चा घर से बाहर गया है, जो संस्था में, जो पीजी में रहता है या जो भी, तो वो संस्था के लोग, जो स्टाफ है, टीचर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी है, उन लोगों का किस तरह से सेटअप है, वो लोग बच्चे के साथ किस तरह से बात करते हैं, किस तरह सा माहौल खड़ा करते हैं। सहज यही है, जो छात्र के साथ पढ़ते हैं वो बच्चे भी किस तरह से है। तो ये सारी जिम्मेदारी मुझे लगता है कि ये सारी संस्थाओं की है, वहां पे पूरी कड़क जांच होनी चाहिए, क्योंकि कुछ न कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमें दूर से नहीं दिखती है, और वो समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर इस चीज को प्रॉपरली जांच की जाएगी तो काफी तथ्य बाहर आएंगे, जिससे हम समझ पाएंगे कि बच्चे क्यों सुसाइड की ओर चले जाते हैं, ऐसा क्या डरावना माहौल बन जाता है, ऐसा क्या वो ऐसा सोचते हैं कि अब हम नहीं जी सकते हैं। कुछ तो ऐसी गंभीर बात होगी उसके साथ हुई होगी जिसकी वजह से वो घर पे भी नहीं बता पाया है।
तो ये जो एज होती है वो इतनी मेंटल डेवलप नहीं हुई होती है कि वो सारी चीजों में आगे बढ़ सके कि नहीं मैं ये रास्ता निकाल लूंगा, मैं इसके साथ बात करूंगा, वो डर जाता है। ये एज मैंने पहले ही बोला कि अहम है, आप गौर करिएगा कि ये जो एज है उसी एज के बच्चे क्यों बार बार के घटनाएं घटती है कि वो सुसाइड कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इस पूरे घटना का पूरा पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, इस टाइप की जांच होनी चाहिए ताकि हर एक चीज उसके साथ पढ़ने वाले। लेकिन ये जिम्मेदारी कैसे तय होगी मीना जी, क्योंकि जिम्मेदारी तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा ये कहा जा रहा है तो अब तो व्यवसायीकरण हो गया है शिक्षा का। बच्चों की मनोदशा पे क्या प्रभाव पड़ता है इससे उनको कोई मतलब नहीं है। छात्रों की संख्या कितनी है इससे फर्क पड़ता है उनको, और किस छात्र ने टॉप कर लिया है तो उसको ही प्रमोट करना है। तो ये सारी चीज़ें जब उस पैमाने पर आ जाएंगी कि हम उसका व्यवसायीकरण कर लेंगे, उसी हिसाब से चलेंगे, तो क्या मानसिक दशा पर तो मनोदशा पर तो प्रभाव पड़ेगा ही ना बच्चों की। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब भी हम अपने बच्चे को वहां भेजते हैं तो हर एक फैक्टर्स को समझना पड़ेगा कि आप ऐसी संस्था जिसका पूरा प्रोफेशनल हो गया है, एक बिजनेस का पैसे कमाने का जरिया बन चुका है, ऐसी जगह पे पहले बच्चे को भेजते हैं, फिर उसके साथ क्यों डिस्कनेक्ट होते हैं। उसको किसी न किसी तरीके से उसको स्टडी करिए, उसके साथ कम्युनिकेट कंटिन्यूअस करे, उनके छात्र के साथ उसका रिलेशन कैसा है वो किया जाना चाहिए। पर ये जो बात है वो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये बहुत डरावनी हुई होगी उनके साथ, जो भी परिस्थितियां बनी होगी, जो भी घटनाएं घटी है। सुसाइड का डिसीजन इतना आसान नहीं होता है कि इंसान सुसाइड करने लग जाए। तो वो बच्चा डिप्रेशन में क्यों आया। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हमें मीना जी, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना पड़ेगा, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन ये एक गंभीर चिंतन का विषय है कि जो मीना जी बात करेंगे, सोहेल अली ने भी उस बात पर नज़र डाली कि भाई पेरेंट्स इतने लंबे अंतराल तक अगर इंटरेक्ट नहीं करते हैं बच्चों से तो बच्चों का अलगाव हो जाता है और बच्चों को जो गाइडेंस चाहिए होता है शायद वो नहीं मिल पाता है, और वो जिन लोगों से गाइडेंस ले रहा होता है वो उस स्तर का गाइडेंस नहीं होता जो उनको कोई रास्ता दिखा सके। लेकिन इन शिक्षा केंद्रों ने, जैसे कि कोटा को मैं जितना जानता हूँ, जहाँ मैंने वहाँ पर जाकर देखा भी था, मैं कुछ दिन वहाँ रहा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी भी हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें समझनी होंगी उस स्तर पर। और मीना व्यास जी का भी यही कहना है कि एक लंबा अंतराल नहीं होना चाहिए और जांच कम से कम होनी चाहिए कि इन छात्रों ने आखिर आत्महत्या की तो क्यों की। वर्ष 2023 में अब तक अगर बात की जाए तो 22 ऐसे छात्रों की संख्या हो गई है जिन्होंने आत्महत्या कर ली, इन दोनों छात्रों को मिलाकर। ये गंभीर विषय अब बन चुका है। दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल अली, जो पीजी है वहाँ के, मैंने वहाँ के पीजी देखे भी हैं, कुछ तो बहुत बेहतर सुविधाएं दे रहे हैं और कुछ सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं। लेकिन जब एक पीजी आप खोलते हैं तो पेरेंट्स का किस तरह का दबाव आप पर रहता है बच्चों को लेकर, और बच्चों का किस तरह का दबाव रहता है आपके ऊपर, किन दबाव से होकर संस्थानों को गुजरना पड़ता है, और आपकी तरफ से ऐसी क्या व्यवस्थाएं की जाती हैं जिससे आप ये एश्योर कर सकें परिवार वालों को कि आपका बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित है, कम से कम हमारे पीजी में। देखिए सर, पीजी का जो नॉर्मल सा काम होता है जिसमें बच्चा रहता है, तो मैक्सिमम हम फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं कोटा के अंदर, जैसे उनको टाइम पर खाना मिलता है, खाना भी अच्छा ही मिलता है क्वालिटी में, और बाकी उनके पास में जो भी रहने की फैसिलिटीज होती है जैसे कि एसी, कूलर, फैन, अकॉर्डिंग टू उनके बजट के अकॉर्डिंग वो सारी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाती है। और कोटा में जो पीजी होते हैं सर, वो हर एक जगह पर अगर आप देखेंगे तो अलग अलग कैटेगरी वाइज ही होते हैं। अगर किसी का बजट कम है तो उनको कम बजट का पीजी मिलेगा, किसी का बजट अच्छा है तो उनको अच्छे बजट का पीजी मिलता है। तो इसमें आई थिंक पीजी का कोई इतना ज्यादा रोल होता नहीं है सर। उनकी सुरक्षा का, उनकी सिक्योरिटी का, उनके आने जाने का, उनकी गतिविधियों का, इन सब पर तो नजर रखना तो आप ही लोगों की ड्यूटी होती है ना। देखिए, बच्चे का मैं आपको बताता हूँ सर, 3 कैटेगरी के बच्चे होते हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ। एक होता है सर बच्चा जो सिंसियर होता है, जो टाइम से टाइम अपनी क्लासें लेता है, अपने नोट्स बनाता है, अपनी प्रैक्टिस करता है, टेस्ट देता है। अब उसका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, वो बच्चा सेटिस्फाई होता है कि हाँ मैंने मेहनत की है।
एक कैटेगरी होती है सर, थर्ड कैटेगरी, जिसमें बच्चा नहीं पढ़ता, वो नहीं पढ़ता तो नहीं पढ़ता, उसमें टीचर कितना ही कुछ बोल ले या पीजी कुछ बोल ले या सपोजेड उनके पेरेंट्स कुछ बोल ले, उसको पढ़ना ही नहीं होता। वो मन में खुश रहता है कि हाँ ठीक है, जैसा भी है चल रहा है, अच्छा चल रहा है। लेकिन जो थर्ड बीच की कैटेगरी होती है ना एक बच्चे की, वो सबसे ज्यादा डेंजरस कैटेगरी होती है। उसमें बच्चा करना भी चाहता है और कर भी नहीं पाता है, काफी सारे डिस्ट्रैक्शन की वजह से वो कर नहीं पाता है। लेकिन उसको चाहिए कि मैं IIT जाऊं, उसको चाहिए कि मैं एम्स जाऊं, तो मतलब ये शौकिया जरूरी तौर है पर, सर कि- शौकिया तौर पर। हाँ, शौकिया तौर पर। हाँ। लेकिन अब उसके मन में वो एक तरीके से ये प्रैक्टिस कर रहा है क्लास के अंदर कि मैं अच्छे से अच्छा समझूं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस बनाऊं, अच्छा रिजल्ट लेकर आऊं, लेकिन वो नहीं ला पाता है। तो वो जो बीच का बच्चा होता है, सबसे ज्यादा बच्चा मेरे को वो लगता है वही नहीं परेशान होता है। हमने आपसे मतलब वो चीज़ तो हम मीना जी से समझ लेंगे, हम सिर्फ ये सुरक्षा के लिहाज से समझना चाह रहे हैं कि जो बच्चे वहां पर रहते हैं, परिवार वालों का क्या दबाव रहता है कि बच्चों को कितनी छूट दी जानी चाहिए, और बच्चा अगर देर रात लौटता है तो उससे किस तरह से बातचीत की जाती है और कैसे क्या वो बाहर रुक सकता है, क्या ये सिक्योरिटी रहती है इस दौरान? देखिए सर, मैं इसमें एक सजेशन दूंगा। जैसे पीजी हुआ, हॉस्टल हुआ, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इसमें हमारा क्या रोल हो सकता है पीजी हॉस्टल्स में, और कोचिंग वालों का क्या रोल हो सकता है। एक है ना सर, PTM होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है। कोटा के अंदर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, सारे बड़े इंस्टीट्यूट्स, जब एडमिशन होता है तब वहां पर एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बच्चे भी होते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं, वो साल भर क्या होने वाला है, बच्चों को क्या क्या देने वाले हैं, उन सबके ऊपर डिस्कस किया जाता है। लेकिन वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम अगर अपन हर 45 डेज में करें या हर 50 डेज में करें या हर मंथ में करें, तो एक बार कंपलसरी पेरेंट्स और बच्चा जब इंस्टीट्यूट्स में आए तो वहां पर बच्चे की कंप्लीट रिपोर्ट हो, उसके हॉस्टल की तरफ से, उसके पीजी की तरफ से और उसके एकेडमिक्स की तरफ से, कि बच्चे ने यहाँ पर क्लास में कितने टेस्ट दिए हैं, कितनी प्रेजेंट ली है, हॉस्टल में बच्चा कब बाहर जा रहा है, कब अंदर आ रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन पेरेंट्स को तभी दी जा सकती है जब पेरेंट्स यहाँ पर एक बार कम से कम विजिट करें। इसके अलावा अगर सपोज डेट पेरेंट्स को अपन मोबाइल के थ्रू भेजते हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि बच्चे अपने पेरेंट्स के नंबर से नहीं लेकर रखते हैं, या जो बच्चे देते हैं वो कभी ना कभी मौका मिलते ही उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास में डिलीवर नहीं हो पाती है। तो पेरेंट्स को एक बार आकर अपने इंस्टीट्यूट्स में विजिट करना चाहिए, हॉस्टल्स में विजिट करना चाहिए और यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन बच्चे की कलेक्ट करनी चाहिए। ठीक, ये बड़ी बात कही मीना व्यास जी। वो अपनी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये भी बताना चाह रहे हैं कि पेरेंट्स की भी जो जिम्मेदारियां हैं समय दर समय पर चेक करते रहना चाहिए अपने बच्चों को, जो कि नहीं होती हैं, अक्सर एक लंबा अंतराल बीत जाता। क्या ये भी एक कारण हो सकता है? और एक शख्स से मैंने इससे पहले भी कुछ बात चली थी, तो उन्होंने ये कहा था कि एक बीमारी बन चुकी है जो संस्थानों में पनपती जा रही है, बच्चों पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सुसाइड के जो मामले सामने आ रहे हैं, कैसे रोका जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए इनको लोग इन चीजों के लिए? जी देखिए, मैं पहले से बताती हूँ। संस्थाएं, आमतौर पे संस्थाएं होती है वो पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं। पेरेंट्स होते हैं, उनको लगता है कहीं ना कहीं संस्था में गड़बड़ी है। अब मैं समझाऊंगी एक छोटी सी बात को लेके कि जब पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ी उम्मीद के साथ एक अच्छी लाइफ देने के लिए कैसे भी करके पैसे का अरेंजमेंट करके किस तरह से भी बच्चे को एक हाई संस्था में, हाई यूनिवर्सिटी कॉलेज में वो पढ़ाई के लिए भेजता है, तो उनका कंसर्न नहीं होगा। ये बहुत रेयर होता है कि उनका कोई कंसर्न नहीं होता, छोड़ दिया बच्चे को, फिर देखते नहीं है, ऐसा नहीं होता है। नहीं, ऐसा इसलिए मैंने कहा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा बीच में का जो प्रॉब्लम है, परेशानी है, वो पेरेंट्स तक क्यों नहीं पहुंचती है? हाँ, नहीं, मैं थोड़ा सा मीना जी बीच में रोक रहा हूँ, आपको माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बीच में रोक रहा हूँ। हो सकता है वो ये कहना चाह रहे हो कि एक अंतराल होता है 6 महीने 7 महीने तक, तो परिवार वाले वहाँ की सुध लेते हैं कि भाई सब कुछ, और जैसे ही उन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, बच्चा हमारा माहौल में सेट हो चुका है, फिर शायद ये प्रक्रिया धीरे धीरे कम होने लगती है। शायद वो इस तरफ इशारा करना चाह रहे हैं। जी मैं बिल्कुल ये बोलना चाहती हूँ कि शुरुआत में जब बच्चे घर से निकलते हैं ना, तब उनको पता होता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कितने कंसर्न है, कितने टेंशन लेते हैं। माँ होती है, वो बार बार फोन करती है, बेटा तूने खाना खाया कि नहीं, बेटा तुमने ये किया कि नहीं, ये सब होता रहता है। तो बच्चा क्या करता है कि पेरेंट्स को ये समझाने को, मैं ठीक हूँ पापा, मैं ठीक हूँ, मैं यहाँ परफेक्ट हूँ, पढ़ाई ठीक से करता है, हाँ मैं ठीक से करता हूँ, खाना खाया, हाँ मैंने खाना खाया। लेकिन कुछ चीजें ये नहीं बता पाते हैं। अगर ऐसी कोई चीजें हो रही है, अनहोनी उसके साथ होने जा रही है, परेशानी है, तो उनको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स वहां दूर बैठे हैं
और मैं उनको बताऊंगा तो क्या हो जाएगा, मतलब वो परेशान हो जाएंगे या फिर मुझे वापस बुला लेंगे या मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। और कभी कभी हम सब लोग बच्चे को के ऊपर कभी ऐसा बोलते हैं तुम बड़े हो चुके, तुम्हारे प्रॉब्लम तुम देख लो। अभी बच्चा ऐसी सिचुएशंस में उसकी आवाज पहुंचती नहीं है, ना तो संस्था कहीं कुछ संस्था के जो भी उनके जो सिस्टम है वहां पर पहुंचती नहीं है कि भाई मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन ये दोनों जो मामले सामने आए हैं मीना जी, कुछ कैटेगरीज के लोगों को हम ऐसी सुविधाएं देते हैं, ये जो दोनों मामले सामने आए हैं, कभी स्टाफ जो होता है वो एक्सपीरियंस नहीं होता। ये बात मैं कंप्लीट कर देना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो स्टाफ होता है, आपने तो सिस्टम रख दी, बिल्डिंग बना दिया, एम्प्लॉयमेंट हो भी गया, लेकिन वो लोग एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो बच्चे के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, सीसी कैमरे लगे हैं कि नहीं, और कैमरे लगे हैं तो चालू है कि नहीं। तो ये सारी चीजें जो सेटअप होता है वो कहीं कहीं उसमें चूक हो जाती है कि नहीं होता है। नहीं, सवाल तो ये है ना कि सीसीटीवी कैमरों से अंतर्मन की मनोदशा कैसे जानी जा सकती है। सीसीटीवी कैमरे से तो हम गतिविधि पर नजर रख सकते हैं, लेकिन हम अंदर बच्चे के क्या चल रहा है ये कैसे जान सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल होता है। दूसरी चीज ये है कि जो एक मोबाइल का रोल जो अभी इन्होंने कहा सोहेल भाई ने कि मोबाइल के जरिए जो चीज़ें बच्चे आत्मसात कर रहे हैं, जो चीज़ें देख रहे हैं, उनकी चूंकि स्टडी ही अब तो डिपेंडेंसी हो गई है मोबाइल पर कि मोबाइल के बिना तो कुछ काम उनके लिए हो ही नहीं सकता अगर वो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। ये एक जरिया होता है पेरेंट्स से जुड़ने का भी और अपने लेक्चर अटेंड करने का भी यही रहता है जब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो क्या आप मानते हैं कि इनका भी एक बड़ा रोल है बच्चों की ज़िंदगी में जो इनकी मनोदशा पर प्रभाव डाल रहा है? काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता ही है, लेकिन ये मीना जी से सवाल जी। देखिए, बच्चा जब डिस्टर्ब होता है, कोई भी इंसान, आप मैं संक्षेप में चाहेंगे जवाब, समय चाहूंगी कि कोई भी इंसान डिस्टर्ब होता है तो उसके सिम्टम्स नजर आते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। तो ये सारी चीजें कैसे कब तक इतनी काफी देर तक चलती होती है। सडनली उसको मन हुआ कि चलो आज तो मर ही जाता हूं मैं, ऐसा नहीं होता है। उसके साथ में बैठने वाले, उसको पढ़ाने वाले कहीं ना कहीं कुछ उसकी एबनॉर्मल एक्टिविटीज या बिहेवियर देखते हैं और उसको अनदेखा किया जाता है, अनदेखा हो जाता है। चलिए, समय इतना ही था मीना जी हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जो गतिविधियां बच्चों की होती हैं उन पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सिर्फ शिक्षा तक केंद्र भी ना सीमित रहे, बच्चों की काउंसलिंग समय दर समय होती रहे, प्रशासनिक अमला भी अपनी जिम्मेदारी को निभाता रहे। जहाँ पर बच्चा रह रहा है वहाँ के केंद्रों की जाके, वहाँ जिन पीजी में रह रहा है वहाँ की जांच निरंतर होनी चाहिए। परिवार वालों को भी बार बार अपने बच्चों से सिर्फ पूछना ही नहीं चाहिए बल्कि एक चक्कर, एक राउंड मारना भी चाहिए, जाकर देखना चाहिए कि उनका बच्चा किन हालातों में है। हो सकता है वो आपसे फ़ोन के ज़रिए कुछ ना कह पाए, लेकिन वहाँ जब आप जाएँ तो शायद बंद कमरे में आपको बहुत कुछ बता दे। ये जो हमारी एक हायरार्की है ना, इसका मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है, इसको तोड़िए मत। एक भी चेन टूटती है तो हमारे बच्चों पर आफत आती है और वो कह नहीं पाते हैं। इसलिए जब बच्चों की मनोदशा बदल रही हो, वो बड़े हो रहे हों, वो आकार ले रहे हों, तो हमें उनके अंतर्मन को जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है और इसमें सबकी भागीदारी समान रूप से तय होनी चाहिए। तो कोई भी किसी को इग्नोर ना करे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।